नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में लिया हमने बीआरसी डिवीजन का WLI का पेपर लिया है। जो नेक्स्ट एग्जाम है जयपुर 9 जुलाई और मधुरार डिवीजन में 17 जुलाई को पेपर है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने बीआरसी डिवीजन का पेपर लिया है। ये WLI का पेपर है और इसको आज हम सोल्व करेंगे। इसकी खास बात यह है कि इस पेपर में ओनली 55 प्रश्न ही लिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 55 में से आपको 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और मैक्सिमम 50 करने हैं। 5 राजभाषा के प्रश्न हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो पश्चिमी रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे WR। क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 ग्रेड पे 4200, 50% प्रमोशनल कोटा प्लस 35% जनरल सिलेक्शन कोटा BRC डिवीजन। कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक वेतन मैट्रिक स्तर 6 ग्रेड पे 4200, 50% प्रमोशनल कोटा प्लस 35% सामान्य चयन कोटा के पद के लिए लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बड़ोदरा मंडल। और यहाँ पे जो डेट है वो डेट है आपकी, ये पेपर 11 जून 2022 का है। तो ये लेटेस्ट पेपर है और ये जिनकी भी भविष्य में WLI की एग्जाम है, जैसे जयपुर में है जो 9 जुलाई को है और मधुरार डिवीजन में 17 जुलाई को है, तो उनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस पेपर से। टाइम इसका 2 घंटे हैं और मैक्सिमम अंक 100 हैं। बस फर्क ये है कि इसमें ओनली टोटल 55 प्रश्न है, उनमें से आपको ओनली 50 प्रश्न करने हैं और 1/3 नेगेटिव का प्रावधान है। 1/3 नेगेटिव का प्रावधान है। तो चलिए इसमें 50-55 प्रश्न है, उनको सोल्व कर लेते हैं। और सारे नियम वही हैं जो सभी एग्जामों में होते हैं। तो ये स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक निर्धारित है, अर्थात प्रत्येक 2 अंक का है। क्योंकि 55 प्रश्न है तो यहाँ प्रत्येक 2 हो जाएगा और जर्नल अपने 110 प्रश्न आते हैं, उसमें ये 1 अंक का रहता है। तो यहाँ पे भी 110 होता है और ऐसे भी, तो यानी कि प्रश्न के अंक डबल कर दिए गए, इसलिए यहाँ 55 है। ये इस पेपर की खास बात है। तो चलिए साथियों, हम यहाँ इंस्ट्रक्शन सबके लिए वही पेपर है सब में, तो इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करके हम पहला प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, विच मास्टर सर्कुलर डील्स विथ अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेशन नेट ग्राउंड्स इन इंडियन रेलवे। जो कौन सा मास्टर परिपत्र भारतीय रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है। तो जो मास्टर परिपत्र 16 है, मास्टर सर्कुलर जो 16 है, वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CCRS के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। तो द चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CCRS वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी नागर विमानन मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं CCRS। चीफ, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये भी आपको फुल फॉर्म भी इसमें ध्यान रखनी है। CCRS की फुल फॉर्म होती है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। यह आपको यहाँ विषय ध्यान रखना है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न याद करते जाना और उससे रिलेटेड प्रश्न भी अपन हल करते चलते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में होते हैं। तो यहाँ CCRS की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। तो ये नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ HRMS है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल इज डिजाइंड बाय। तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था।
तो ये क्रिश के द्वारा डिजाइन किया गया था। क्रिश की फुल फॉर्म यहाँ होती है सेंट्रल रेलवे फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा प्रश्न 3 में HRMS पोर्टल किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये क्रिश के द्वारा डिजाइन किया गया, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और HRMS की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसका होता है। तो यहाँ क्रिश आपका राइट आंसर, यानी तीसरे में बी आंसर आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 है RMWF एंड RF का फुल फॉर्म क्या है, RMW एंड RF का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ RMWF का फुल फॉर्म होता है रेलवे मिनिस्टर्स वेलफेयर एंड रिलीफ फंड, जो आपके सी ऑप्शन में है। यहाँ होता है आपका रेलवे मिनिस्टर्स वेलफेयर एंड रिलीफ सिस्टम, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट है। और चलिए 5 में चलते हैं। पेंशन के अतिरिक्त 30% की आयु तक पहुंचने वाले पुराने पेंशन भोगियों को देय है। एडिशनल 30% ऑफ पेंशन इज पेबल टू ओल्ड पेंशन रीचिंग द एज। तो यहाँ मैं सीधा सा फंडा आपको बता देता हूँ, उससे आपके ये चाहे वो कैसे भी पूछे। तो यहाँ आप 80 से 85% के बीच जो आप लेंगे वो लेंगे आप 20%, और 85 से 90 के बीच लेंगे वो लेंगे 30%, और 90 से 95 के बीच लेंगे आप 40%, और 95 से 100 के बीच आप लेंगे 50%, और 100 से अबव लेंगे आप 100%। तो यहाँ पे इन्होंने जो लिया है वो लिया है 30% का लिया, तो 30% देख लेते हैं कहाँ है। तो ये 85 से 90 के बीच आ जाएगा 30%। तो 30% 85 वर्ष से लेके 90 वर्ष से कम तक, तो यहाँ 30% हो जाएगा। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो ये 80 वर्ष से 85 है ये 20% हो जाएगा, 90 से 95 है जो आपके 40% हो जाएगा, और 95 से 100 तक आपके 50% हो जाएगा, और यदि ये 100 से ऊपर है तो 100% हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन बी, 5वें में ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपका बनता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ये 7 सदस्य थे सार्क के, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क की जो फुल फॉर्म होती है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होती है। और इसमें मालदीव और भूटान पहले से हैं, और अफगानिस्तान इसमें 8वां जोड़ा गया है। पहले ये 7 देश थे, अब इसमें 8 हो गए हैं, 8वां इसमें अफगानिस्तान जोड़ा गया है। तो ये तीनों इसके सदस्य हैं, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। यहाँ जो म्यांमार है ये इसका सदस्य नहीं है, जो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन बी आंसर आपका छठे में बी हो जाएगा, छठे में बी म्यांमार हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होना है अफगानिस्तान के बारे में, ये 8वां सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा, पहले 7 थे अभी 8वां। प्रश्न नंबर 7 है वर्तमान में नागर विमानन मंत्री कौन है। तो वर्तमान में आपके जो नागर विमानन मंत्री हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर है भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में किसको हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 जीता था। थॉमस कप फुटबॉल से संबंधित होता है, और ये 2022 लेटेस्ट पूछा है, तो ये इंडोनेशिया को हरा के जीता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9 है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये मानवता के लिए योग है, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है श्रम प्रधान इंटेंसिव वर्गीकरण की ड्यूटी के लिए मानक घंटे सप्ताह में होते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं साथियों, जो इंटेंसिव के लिए जो पूछा है वो 42 घंटे होते हैं, और बाकी सभी के लिए कंटिन्यूस हो
चाहे एक्सक्लूडेड हो चाहे EI हो, बाकी के लिए 48 घंटे हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 42 घंटे। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो 10वें में डी है, 10वें में आपका डी है। नेक्स्ट है, निरंतर कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के उद्देश्य से औसत अवधि है, यानी एवरेजिंग पीरियड ऑफ पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस स्टाफ इज, तो बाई वीकली हो जाएगा यानी द्विसाप्ताहिक। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को अपना नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार किया है? संयुक्त राष्ट्रीय ने, यानी रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ विच कंट्री टू चेंज इट्स नेम, तो वो तुर्की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, योर आंसर इज बी करेक्ट ऑप्शन तुर्की, ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ HOAR से संबंधित प्रश्न है, हाउस ऑफ एम्प्लॉइज रेगुलेशन वर्गीकरण में परिवर्तन के मामले में अपीलीय प्राधिकारी कौन है? बहुत से लोग यहाँ PCPO आंसर लगाते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूं PCPO किसी भी हालत में नहीं होगा। आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझिएगा। HOAR वर्गीकरण में परिवर्तन के मामले में अपीलीय प्राधिकारी, अपीलेट ऑथोरिटी इन केस ऑफ चेंज ऑफ HOAR क्लासिफिकेशन इज, तो ये आपका रीजनल लेवल कमिश्नर RLC सी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज आपका राइट। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ PCPO नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं यहाँ PCPO नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं, इस प्रश्न को चेक कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। PCPO यहाँ नहीं आएगा, यहाँ RLC ही आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों के अनुसार जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम है वहां कितने दिन भीतर वेतन भुगतान की समय सीमा है? तो वहां पे जो वेतन भुगतान की समय सीमा है वो 7 दिन है, 60 डेज। तो आपका जो यहाँ आंसर होगा वो 7 दिन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सद्भावना दिवस आपके 20 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सद्भावना दिवस पूछा है, हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय रेलवे में कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ मैं बता दूं, यहाँ कर्मचारी कल्याण कोष होता है स्टाफ बेनिफिट फंड, जो कि आपके 1931 में रेलवे में लाया गया था। और पहले इसकी अंशदान की राशि 500 रुपए थी, जो कि अब बढ़ा करके 800 रुपए कर दी गई है। और SBF की फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिए। SBF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ बेनिफिट फंड, बेनिफिट फंड होती है, जो कि आपके ये यहाँ भी है, स्टाफ बेनिफिट फंड होती है SBF की। तो ये 3-4 प्रश्न आपको और इससे रिलेटेड याद रखने हैं। यहाँ तो ये 1931 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये 1931 में लाया गया था स्टाफ बेनिफिट फंड रेलवे में, तो 16 में यहाँ आपका सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 17 में चलते हैं। 17 है, निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारी हित लाभ निधि, वही स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में है, के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारी हित लाभ निधि के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है? महिला सशक्तिकरण, ये तो करेक्ट है। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी करेक्ट है। अवकाश गृहों में सुधार के लिए सहायता, ये भी करेक्ट है। यहाँ जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, राजपत्रित कर्मचारियों की बच्चों के लिए शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन फॉर वार्ड्स ऑफ गजेटेड स्टाफ, तो यहाँ 17 में बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो स्टाफ बेनिफिट फंड है वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है, सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है, अवकाश घरों में सुधार के लिए सहायता भी करता है, इसमें अपन हॉलीडे होम्स के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो नहीं करता है वो कार्य, वो करता है राजपत्रित कर्मचारियों को बच्चों के लिए शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति नहीं देता है SBF, इसलिए ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है साथियों, विभिन्न मामलों में
विभिन्न मामलों में वचनबद्धता के चार्टर के अनुसार बड़ी शास्ति के अनुशासन एवं अपील के मामलों में निपटारा के लिए कितनी अवधि निर्धारित है? तो वो 150 दिन है, वो आपके 150 दिन है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 दिन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंफ्यूज नहीं होएगा। अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ कमिटमेंट इन वेरियस केस व्हाट इज द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ मेजर पेनल्टी केसेज इन डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स? तो वो 150 दिन है। प्रश्न संख्या 19 है, राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड किस विभाग द्वारा बनाए रखा जा सकता है? सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिस आर मेंटेन बाय, तो किसके द्वारा ये रिकॉर्ड रखा जाता है? तो ये आपके लेखा विभाग जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड द्वारा बनाए रखा जाता है, यानी मेंटेन किया जाता है। सर्विस रिकॉर्ड गजेटेड ऑफिसर आर मेंटेन बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यानी ऑप्शन ए लेखा विभाग आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 में ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है रेलवे सेवा आचरण नियम 1966, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। 5-7 प्रश्न यहाँ से टपक जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से याद कर लेना। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966, 4-5 प्रश्न तो इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। में निर्धारित किस नियम के तहत एक रेल सेवक को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से प्रतिबंध किया जाता है? तो वो राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता, इसके लिए उसको नियम 5 का उल्लंघन माना जाता है, यानी कि नियम 5 उसके लिए है। और जो रूल 8 है वो आपके है जो प्रेस, अखबार, मीडिया, टीवी इनसे दूर कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी इनसे संबंध नहीं रख सकता है, ये उसके लिए है नियम 6। और धरना प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता है, नियम 6 के जो धरना प्रदर्शन होते हैं उनमें नियम 6 के तहत वो भाग नहीं ले सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। यहाँ पे जो प्रश्न था राजनीतिक दल का सदस्य बनने से प्रतिबंध किया जाता है, तो वो नियम 5 है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 है, रिटेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन केस ऑफ डेथ इज परमिशिबल फॉर मंथ। मृत्यु के मामले में रेलवे क्वार्टर का प्रतिधारण किस महीनों के लिए अनुमत है? तो वो 24 महीनों के लिए, यानी 2 वर्ष तक। अगर मृत्यु के मामले में रेलवे क्वार्टर का जो प्रतिधारण है वो 2 साल तक उसके परिजन उस क्वार्टर को रख सकते हैं, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ये 2 वर्ष का समय है, ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट है। 24 यहाँ मंथों में, वैसे 2 वर्ष में आएगा तो 2 वर्ष, और मंथ में पूछेगा तो 24 माह, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नर्स स्टाफ को ड्रेस भत्ता का भुगतान किया जाता है, ड्रेस अलाउंस टू नर्स स्टाफ इज पेड, तो ये 1800 रुपए प्रति माह है, 1800 रुपए प्रति माह है, जो कि आपके फर्स्ट ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दी गई मजदूरी की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डिफाइनेशन ऑफ वेजेज गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है ग्रेजुएटी, वो बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेजुएटी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ मूल वेतन नहीं आएगा, प्रोत्साहन नहीं आएगा, महंगाई भत्ता नहीं आएगा, डीआई नहीं आएगा, बेसिक वेज नहीं आएगा, इंसेंटिव नहीं आएगा। यहाँ पे जो ग्रेजुएटी है वो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ये भी आपको याद रखना है। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दी गई मजदूरी की परिभाषा निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ग्रेजुएटी शामिल नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24 में चलते हैं साथियों। सेवा से हटाए गए रेल कर्मचारियों को दिया जाने वाला अधिकतम अनुकंपा भत्ता क्षतिपूर्ति पेंशन का है? तो वो 2/3 है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 24 में। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख किया गया है? सूचना के अधिकार यानी आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट मैं बता दूं आपको, आरटीआई एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। इसकी फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, सूचना का अधिकार, और ये संसद में 15 जून 2005 को पास हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। क्यों हुआ था? कि जनता के काम
में पारदर्शिता आए और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो और उनके जो कामकाज के कार्य की समय अवधि तय हो, एक निश्चित अवधि में उनको काम करने का समय तय किया जाए, निर्धारण किया जाए। तो ये उसका उद्देश्य था। और अब इसमें जो पूछा है वो सेक्शन 8 के बारे में, इसका जो राइट आंसर आएगा वो सेक्शन 8 आएगा। वो पूछा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख किया गया है, तो वो सेक्शन 8 है। यानी exemption from disclosure of information are mentioned in which section of right to information act? So your answer is correct, option C, section 8 C answer is correct। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? तो जो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 है, और ये आपके ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 है, ये आपके लागू हुआ था 1 जुलाई और 1 जुलाई 1927 से ये लागू हुआ था। और ट्रेड यूनियन एक्ट है वो आपके 26 है। तो इसमें जो यूनियन बनाने की जो स्वतंत्रता देता है वो पूछ रहा है, तो उसके लिए अनुच्छेद 19(1)(c) आ जाएगा। आर्टिकल 19(1)(c) इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के वर्तमान मुख्य कार्य के अधिकारी सीईओ कौन है? तो ये वी.के. त्रिपाठी जी हैं, विनय कुमार त्रिपाठी जी, जो वर्तमान में आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं रेलवे बोर्ड के, विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन ए। और प्रश्न नंबर 28 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो वो अनुच्छेद 351 है, आप ये सभी जानते होंगे। और ये अनुच्छेद 210 है जो विधान मंडलों में भाषा के हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित है। अनुच्छेद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से संबंधित है, और ये राजभाषा आयोग और समिति से संबंधित है। तो यह जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए अनुच्छेद 351 है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ कोरिजियम का हिंदी अनुवादन क्या है? तो यहाँ शुद्धि पत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोरिजियम का हिंदी अनुवादन शुद्धि पत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पश्चिमी रेलवे राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा में प्रकाशित की जाने वाली ई पत्रिका का नाम है, तो वो ई राजहंस है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हिंदी शिक्षण योजना के अधीन कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? प्रबोध, प्रवीण, प्राग, ये सभी की जाती है। ये तीनों आपके तीनों परीक्षाएं की जाती हैं। ये प्राइमरी लेवल का होता है प्रबोध, प्रवीण होता है जो मिडिल लेवल का होता है, और प्राग होता है जो सेकेंडरी लेवल तक का होता है। और इसका जो कार्य दिवस होता है वो 25 दिन होता है, प्रवीण का 20 दिन होता है, और प्राग का 15 दिन होता है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ, और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ, और यह आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी 1965 से ही आपके प्रभावी हुआ। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो ये 10 मई 1963 को पारित हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है साथियों, अपन 33 में आ चुके हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, RS अनुशासन और अपील नियम 1968 के अनुसार मानक प्रपत्र संख्या 7 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म SF7 का यूज पूछा है, तो वो जांच अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित होता है। तो पहला ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। SF5 होता है जो बड़ी सारथी की चार्जशीट होता है, SF11 छोटी सारथी की चार्जशीट होता है, SF1 निलंबन होता है, SF2 डीम्ड सस्पेंशन होता है, SF3 आपके निर्वापत्तों की स्वीकृति के लिए होता है, और SF4 होता है जो निलंबन से बहाली के लिए होता है, और आपके SF7 होता है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए होता है, SF14 होता है जो सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र देने के लिए होता है। तो ये जो बी ऑप्शन है निलंबन आदेशन का निरीक्षण, ये SF4 के लिए होता है। और प्रस्तुत कर का अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF
6 होता है और ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए, निलंबन के लिए SF1 होता है। तो ये थे साथियों, तो यहाँ जो है करेक्ट आंसर होगा 33 में वो SF7 होगा। तो यहाँ जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए आता है SF7, ये आप सभी जानते होंगे लगभग स्टैंडर्ड फॉर्म से ले रहे थे, तो आपके यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा 33 में। चलिए, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों की कुल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो नहीं होनी चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 35 है, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत निम्नलिखित में से किसे मुआवजा के भुगतान के उद्देश्य से मृतक कामगार का आश्रित माना जाता है? तो यहाँ पे एक बार फिर मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ये ध्यान रखिएगा साथियों, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कई बार इनका WC है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। विच द ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट ऑफ डिसीज्ड वर्कमैन फॉर द पर्पज ऑफ प्लेइंग कंपनसेशन? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा साथियों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा, देखते हैं कौन कौन सही है। नाबालिग भाई या अवैध बहन या विधवा बहन, बिल्कुल करेक्ट। एक विधवा बहू, बिल्कुल करेक्ट। पूर्व मृतक का पुत्र का नाबालिग बच्चा, बिल्कुल करेक्ट। पूर्व मृत पुत्री का आवश्यक बच्चा जहाँ बच्चे का कोई माता पिता जीवित नहीं हो, बिल्कुल करेक्ट। और पैतृक दादा दादी यदि कार्यकर्ता का कोई माता पिता जीवित नहीं है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट। ये सारे ही करेक्ट है। तो सारे करेक्ट किसमें? 1 2 3 4 5, तो ये आपके डी में सारे करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कहने का मतलब ये है कि ये सारे ही सही है। प्रश्न नंबर 36 है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपके 1947 में हुआ था औद्योगिक विवाद अधिनियम। तो आपका राइट डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन ए में है 1947। तो 36 का ए आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। ऑप्शन सी इज राइट। किसी रेलवे कर्मचारी को पेंशन के लिए कम से कम कितनी अहरक सेवा आवश्यक है? तो वो है 10 वर्ष। ऑप्शन बी। देखिए, 10 साल की रेलवे सेवा के लिए वो पेंशन का हकदार हो जाता है, और 20 साल की सर्विस कर लेता है तो वो VRS का हकदार हो जाता है, और 20 साल की सर्विस पे ही वो मानार्थ पास का हकदार हो जाता है, मानार्थ पास का हकदार हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है किसी रेलवे कर्मचारी को पेंशन के लिए कम से कम कितनी अहरक सेवा आवश्यक है? तो 10 साल की सर्विस चाहिए, उसके लिए आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ 38 में बी आंसर इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे है, ई ऑफिस में गलत प्राप्तकर्ता को भेजी गई फाइल को वापस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? टेक बैक, ड्रैग, रोल बैक, पुल बैक, क्या कहलाती है बताइए? तो यहाँ कहलाती है आपके ये टैग बैक नहीं कहलाएगी, ड्रैग भी नहीं कहलाएगा, रोल बैक भी नहीं कराएगा, तो फिर बचा कौन? पुल बैक। तो यही आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 39 में बी ऑप्शन इज करेक्ट, पुल बैक कहलाएगा। ई ऑफिस में किस प्रकार का प्राप्त नोट संपादन योग्य नहीं है? तो यहाँ लाल नोट नहीं आएगा, गलत है। हरा नोट भी नहीं आएगा। पीला नोट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। संपादित करना स्वभाव, ये तो गलत है। तो यहाँ पीला नोट इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 41 है साथियों, अतिरिक्त भत्ता किसी कर्मचारी को की अवधि से अधिक नहीं दिया जा सकता हो, तो वो आपके 6 महीने से अधिक नहीं दिया जा सकता, 6 मंथ राइट आंसर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य कम से कम 7 होने चाहिए, कम से कम 7 होने चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह काम के घंटे क्या है? तो ये 48 घंटे हैं साथियों, 48 घंटे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 43 में डी। निश्चित चिकित्सा भत्ते की वर्तमान दर क्या है? तो ये जो वर्तमान दर है ये आपके 1000 रुपए है साथियों, ध्यान रखिएगा। 1000 रुपए है वर्तमान में। करंट रेट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज, तो ये 1000 रुपए है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पेंशन में कटौती
किसके द्वारा लगाई जा सकती है? डीआरएम साहब के द्वारा नहीं, सीआरपी के द्वारा नहीं, जीएम के द्वारा नहीं। तो पेंशन में कटौती आपके भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो कट इन पेंशन कैन बी इम्पोज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड के साथ एकीकृत है। आई पास, अर्पण, बिल्कुल दोनों है, तो दोनों है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तो आपके 46 में सी आंसर इज करेक्ट। 47% है। जब भी किसी विशेष स्टेशन ओब्लिक यूनिट की गतिविधियों को आउटसोर्स किया जाता है तो ऐसे पद के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारी को होना चाहिए। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। वेन एवर द एक्टिविटीज एट ए पर्टिकुलर स्टेशन ओब्लिक यूनिट आर आउटसोर्स्ड द स्टाफ वर्किंग अगेंस्ट सच पोस्ट शुड बी, तो वो होता है आपका डिक्लेयर्ड सरप्लस एंड पोस्ट सरेंडर होता है, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। डिक्लेयर्ड सरप्लस एंड पोस्ट सरेंडर, यानी कि सरप्लस घोषित एवं पद समाप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 48 नंबर का प्रश्न है। 48 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था के लिए नियामक और प्रशासक है? तो इसके लिए आपके PFRDA हो जाएगा। इसके लिए आपका उत्तर हो जाएगा जो PFRDA हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो PFRDA हो जाएगा इसके लिए। तो PFRDA को देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये आपके ऑप्शन डी में है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपके PFRDA हो जाएगा, यानी कि 48 में डी आंसर इज करेक्ट आंसर। सिल्वर पास के खोने पर क्या दंड है? तो सिल्वर पास के खोने पर आपके 4964 रुपए है। और ये जो सी है ये गोल्ड पास के लिए है, ये गोल्ड पास के लिए, और ये है जो आपके सिल्वर पास के लिए है। ये बी है जो सिल्वर पास के लिए है, और ये जो 4960 है ये ब्रॉन्ज के लिए है। तो यहाँ सिल्वर का पूछा है तो सिल्वर के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 4964 रुपए सिल्वर के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो 49 में आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 50 में क्या है? HOAR के तहत आशुलिपिक गोपनीय सहायक और निजी सहायकों का वर्गीकरण है, यानी कि वो पूछ रहा है कि EI में आता है, इंटेंसिव में आता है, एक्सक्लूडेड में आता है, कंटिन्यूस में आता है। तो यहाँ मैं बता दूं आपके कि यहाँ जो आता है HOAR के तहत आशुलिपिक गोपनीय सहायक और निजी सहायकों का जो वर्गीकरण होता है वो एक्सक्लूडेड में आता है, मतलब अपवर्जित में आता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, एक्सक्लूडेड। यहाँ आ जाएगा एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड आ जाएगा यहाँ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये 44 जो आपका अनुच्छेद है ये आपके समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से 44वां आर्टिकल है, तो यहाँ 44वां आपके ऑप्शन बी में है, इसलिए 51 में बी आंसर इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? यानी 3 है, 1 नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है। संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये भी है। समता या समानता का अधिकार, इक्वलिटी और राइट टू इक्वलिटी, ये भी है। संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज
52 में सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। 7वें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स किस लेवल तक उपलब्ध है, तो ये L1 से L18 तक उपलब्ध है। ध्यान रखिए साथियों, L1 होती है जो ग्रुप डी वालों के लिए होती है, 18,000 रुपए से शुरुआत होती है। ये कैबिनेट सचिव लेवल के होती है जिनकी बेसिक 2.5 लाख रुपए होती है, और ये लेवल 1 की बेसिक 18,000 रुपए होती है। चलिए साथियों, लेवल 2 की आपके लेवल 2 की हो जाएगी 19,700, और लेवल 3 की हो जाएगी 19,900 हो जाएगी लेवल 2 की, और लेवल 3 की हो जाएगी 21,700, और लेवल 4 की हो जाएगी 25,500, और लेवल 5 की हो जाएगी 29,200, और लेवल 6 की हो जाएगी 35,400, और लेवल 7 की हो जाएगी 44,900, और लेवल 8 की हो जाएगी 47,600। लेवल 8 की हो जाएगी 47,600। तो ये मेन बेसिक चीज जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पे तो वो लेवल पूछ रहा है कहाँ तक है, तो L18 तक है, तो आपका यहाँ आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 में सी आंसर इज करेक्ट आंसर, लेवल 18 तक। चलिए, प्रश्न संख्या 54 है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति किस ग्रेड से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकती, तो द पेनल्टी ऑफ compulsory retirement cannot be awarded by an officer below the rank of appointing authority। आपका राइट आंसर हो जाएगा नियुक्ति प्राधिकारी, यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 54 में डी आंसर इज करेक्ट। अपील अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकती। और लास्ट है साथियों, आरक्षण के लिए एल रोस्टर का पालन किया जाता है जहां स्वीकृत संवर्ग 14 या उससे कम है, 14 या उससे कम है। तो द एल रोस्टर फॉर रिजर्वेशन इज फॉलोड वेरी द सेक्शन कैडर इज 1/4 और लेस। तो आपका 1/4 जो 14 है वो आपके ऑप्शन ए में है, तो 55 का आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये था साथियों आपका बीआरसी डिवीजन का जो पेपर अभी ये 11 जून और 2022 को कंडक्ट हुआ था। और इस प्रश्न पत्र की खास बात ये थी कि इसमें 55 ही प्रश्न थे, उनमें से 50 ही आपको करने था। समय 2 घंटे थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, जो कि मैंने आपको यहाँ सोल्व करवा दिया है। और इस वीडियो का फायदा आने वाली 9 जुलाई और 17 जुलाई की जो एग्जाम है, 9 जुलाई की जयपुर में और 18 जुलाई की एग्जाम मधुराज डिवीजन में है, तो उन लोगों को काफ़ी इस वीडियो का फायदा मिलेगा। और जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं WLI की, जिनको भविष्य में WLI का एग्जाम में बैठ रहे हैं या बैठने वाले हैं, जिनके वैकेंसी निकलने वाली है, इंतजार में है, उन लोगों के लिए भी एक काफ़ी यूजफुल वीडियो है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पे WLI का वीडियो और करते रहिए तैयारी। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।